हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण का जो सब्जेक्ट है उसका जो तीसरा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो इसका ये जो चैप्टर है बीटीयूपी के अनुसार जो सिलेबस निर्धारित है आपकी पाठ्यचर्या में उसको हम लेंगे और आज इस एक वीडियो में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो एक नज़र यदि हम डाल लेते हैं सिलेबस पर तो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम और मोटर्स में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ मोटर्स और ये सारी चीज़ें हैं, एनर्जी सेविंग्स इन मोटर्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिनको आइए हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत आपूर्ति प्रणाली के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम्स। तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है जिनमें प्रमुख है जो आप सभी जानते हैं। पहला होता है एसी आपूर्ति प्रणाली यानी एसी सप्लाई सिस्टम। तो यह प्रणाली प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट पर आधारित होती है और इसका उपयोग अधिकतर घरेलू और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में होता है। एसी आपूर्ति प्रणाली में वोल्टेज और धारा समय के साथ बदलते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पहला है एसी सप्लाई सिस्टम। दूसरा होगा डीसी सप्लाई सिस्टम। तो डीसी सप्लाई सिस्टम या डीसी आपूर्ति प्रणाली क्या होती है? यह प्रणाली प्रत्यक्ष धारा यानी डायरेक्ट करंट पर आधारित है और इसका उपयोग विशेष अनुप्रयोगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी चार्जिंग और ट्रैक्शन मोटर्स में होता है। डीसी आपूर्ति प्रणाली में वोल्टेज और धारा स्थिर रहते हैं। तीसरा है आपका तीन फेज प्रणाली यानी थ्री फेज सिस्टम। यह प्रणाली औद्योगिक और भारी उपकरणों के लिए उपयोग की जाती है। इसमें तीन अलग अलग एसी वोल्टेज होते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, जिससे उच्च शक्ति की आपूर्ति संभव होती है। तीन फेज आप घरों में सुना होगा कि कोई हैवी मोटर चलाना है तो आप कहते हैं, घर वाले कहते हैं तीन फेज की ये मोटर है। तो इस तरीके से ये आपने नाम इसको जरूर सुना होगा। चौथा है एकल फेज प्रणाली यानी कि सिंगल फेज सिस्टम। तो यह प्रणाली घरेलू और हल्के वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। इसमें एसी वोल्टेज और एक न्यूट्रल लाइन होती है। तो इस प्रकार से चार आपने विद्युत प्रणालियों के नाम सुने। तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली के प्रकार हम कौन से कह सकते हैं? एक तो एसी आपूर्ति प्रणाली यानी एसी सप्लाई सिस्टम, दूसरा डीसी आपूर्ति सिस्टम यानी डीसी सप्लाई सिस्टम, तीसरा थ्री फेज सिस्टम यानी तीन फेज प्रणाली, चौथा एकल फेज प्रणाली यानी सिंगल फेज सिस्टम। अगला बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है एकल रेखा आरेख यानी सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन आरेख यानी एसएलडी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं S4 सिंगल, L4 लाइन और D4 डायग्राम, एक विद्युत प्रणाली का सरलीकृत ग्राफिकल प्रदर्शन है। नाम से ही पता चल रहा है एकल रेखा आरेख यानी ये एक प्रकार का डायग्राम या आरेख है जो सिंगल लाइन में विभिन्न सिंबल्स या संकेतों के द्वारा इसको दर्शाया जाता है या बनाया जाता है। तो ये क्या है? एक ग्राफिकल प्रदर्शन है सरलीकृत। तो ये सिंगल लाइन आरेख यानी एसएलडी एक विद्युत प्रणाली का, किसका? विद्युत प्रणाली का सरलीकृत ग्राफिकल प्रदर्शन है। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती है? मानकीकृत प्रतीकों और रेखाओं का उपयोग करके सिस्टम के मुख्य घटकों और कनेक्शनों को दिखाता है। तो एसएलडी का मुख्य उद्देश्य विस्तृत तकनीकी जानकारी की आवश्यकता के बिना सिस्टम की संरचना, विद्युत प्रवाह और इंटरकनेक्शन का अवलोकन प्रदान करना है। तो एसएलडी में क्या होता है? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, स्विच, मोटर और लोड जैसे विद्युत घटकों को मानकीकृत प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। इन घटकों के बीच कनेक्शन को रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया गया है और आमतौर पर तीर के साथ विद्युत प्रवाह की दिशा का संकेत मिलता है। तो आप समझ गए कि एसएलडी या सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। तो ये एक प्रकार का सरलीकृत ग्राफिकल प्रदर्शन है जो विद्युत प्रणाली में यूज किया जाता है। शॉर्ट में इसको एसएलडी कहते हैं। यह मानकीकृत प्रतीकों और रेखाओं का उपयोग करके सिस्टम के जो विद्युत जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसके मुख्य घटकों और कनेक्शनों को दिखाता है। तो क्या क्या इसमें दिखाया जाता है? जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, स्विच, मोटर और लोड जैसे विद्युत घटकों को मानकीकृत प्रतीकों का प्रयोग करके हम इसमें क्या कर सकते हैं? दर्शाते हैं और रेखाओं के द्वारा हम उसको जोड़ देते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए हम तीर के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ये सिंबल्स, जैसे ये देखिए सिंबल्स, ये आप सिंबल्स, ये सिंबल्स आप देखिए, ये सिंबल्स, ये सभी देखिए लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं और ये सारे सिंबल्स को इसमें दर्शाया गया है। तो इसको कहते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के जैसे रेड बॉक्स है सर्किट ब्रेकर्स को दर्शाते हैं। ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, रेड बॉक्स ये दिख रहे हैं, ये सारे, तो ये किसको दर्शा रहे हैं? ये सर्किट ब्रेकर्स को। इसी तरीके से ये विद्युत सोर्स को आप दर्शा रहे हैं। ये अगर आप देखें ध्यान से, ये जो ये नीले रंग के जो ओवरलैपिंग ब्लू सर्किल्स हैं
हैं ये किसको दर्शा रहे हैं, डबल वुंड ट्रांसफार्मर को, और ये इस तरीके से जिसमें टर्सरी वाइंडिंग है, और इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी इसमें हम इंडक्टर, ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इसको दर्शा रहे हैं, इसके सिंबल के द्वारा आप सभी जानते होंगे। तो इस तरीके से एक सिंगल लाइन डायग्राम फ्लो करके हम पूरा का पूरा एक ग्राफिकल प्रदर्शन कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि किस संकेतों को, जैसे ट्रांसफार्मर है, जो स्रोत है विद्युत का, और जो आपके सर्किट ब्रेकर हैं, वो सारे हम एक दूसरे लाइन से जोड़ करके हम उसको दिखाते हैं। अब ये है विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में हानि, यानी लाइन जो आप जानते हैं कि हमारे घरों में लाइन आती है, इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं, तो उनमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। विद्युत शक्ति जब वितरण करते हैं तो उस वितरण प्रणाली में बहुत सारी हानियाँ होती हैं, तो उन हानियों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है, यानी लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं जो ऊर्जा की बर्बादी और प्रणाली की दक्षता को कम करती हैं। इनमें प्रमुख हानियाँ हैं जैसे ताम्र हानियाँ जिसको कहते हैं, या तांबे की हानियाँ बोल लीजिए, कॉपर लॉसेस कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये हानियाँ कंडक्टरों के प्रतिरोध के कारण होती हैं और धारा के वर्ग के अनुपात में होती हैं। इन्हें I²R हानियाँ भी कहा जाता है। दूसरा होती हैं कोर हानियाँ, यानी कोर लॉसेस। ये हानियाँ ट्रांसफार्मर और अन्य चुंबकीय उपकरणों में होती हैं और हिस्टेरिसिस और एडी करंट्स के कारण होती हैं, तो उनको कहते हैं कोर हानियाँ। तीसरी हैं आपकी डाई इलेक्ट्रिक हानियाँ, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। ये हानियाँ इंसुलेटिंग सामग्रियों में होती हैं और उच्च वोल्टता पर या उच्च वोल्टेज पर अधिक होती हैं। चौथा है लीकेज और फॉल्ट हानियाँ। ये हानियाँ लीकेज करंट और फॉल्ट स्थितियों के कारण होती हैं। पांचवा है फ्रिक्शन यानी घर्षण और विंडेज हानियाँ, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। ये हानियाँ मशीनरी के घूर्णन भागों में जो घर्षण होता है और हवा के प्रतिरोध के कारण होती हैं। तो ये 5 प्रकार की हानियाँ तो ये हो गई। और छठा है होता है अन्य हानियाँ, यानी इसमें मिसलेनियस लॉसेस आती हैं। जैसे ये हानियाँ वितरण प्रणाली में अन्य कारकों जैसे खराब संपर्क, कॉन्टैक्ट सही नहीं है, पुराने उपकरण हो गए और खराब रख रखाव के कारण होती हैं। तो 5 मुख्य लॉसेस और छठा हमने पढ़ा मिसलेनियस लॉसेस। तो विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? कॉपर लॉसेस यानी ताम्र हानियाँ, कोर लॉसेस कोर हानियाँ, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस यानी डाई इलेक्ट्रिक हानियाँ, चौथा लीकेज एंड फॉल्ट लॉसेस यानी लीकेज और फॉल्ट हानियाँ, पांचवा फ्रिक्शन यानी घर्षण और विंडेज हानि यानी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और छठा मिसलेनियस लॉसेस या अन्य हानियों में खराब संपर्क, पुराने उपकरण और खराब रखरखाव के कारण जो हानियाँ होती हैं उन्हें हम अन्य हानियों में रखते हैं। अब हम बिजली बिल को समझना, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको ज़रा समझ लेते हैं। हम सभी के घरों में बिजली आती है और उसका बिल भी आता है, हम हर महीने चुकाते हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर शुल्क संरचना, ट्रांसफार्मर टैरिफ स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफार्मर शुल्क संरचना, ट्रांसफार्मर टैरिफ स्ट्रक्चर विभिन्न दरों और शुल्कों का समूह है जो विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से उनकी बिजली उपयोग के लिए लिया जाता है। हम सभी बिजली का उपयोग करते हैं, तो ये जो वितरण कंपनियां होती हैं, विद्युत वितरण कंपनियां, ये हमसे वसूलती हैं विभिन्न प्रकार की रेट्स और शुल्क लगा करके। उसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर शुल्क संरचना या ट्रांसफार्मर टैरिफ स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? फिक्स्ड चार्ज शामिल होता है, ये एक स्थिर राशि होती है जो उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर उनके ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार चुकानी होती है। चाहे आप एक भी यूनिट बिजली ना खर्च करें, लेकिन ये फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा जितनी क्षमता का आपने कनेक्शन ले रखा है। दूसरा होता है ऊर्जा शुल्क यानी एनर्जी चार्जेस। यह शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा किलोवाट घंटे में आधार पर लिया जाता है, यानी जितनी आप ऊर्जा का उपयोग करेंगे उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। कम यूज करेंगे तो कम देना पड़ेगा, ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा चार्ज जुड़ जाएगा। तो एक हो गया फिक्स्ड चार्ज यानी स्थिर चार्ज, और दूसरा हो गया ऊर्जा शुल्क यानी जितना आप यूज करते हैं ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, उतना शुल्क आपको देना पड़ेगा। तीसरा होता है अधिभार यानी सरचार्ज, या अतिरिक्त शुल्क होता है जो पीक आवर्स में अधिक ऊर्जा उपयोग के लिए लगाया जाता है। यदि आप पीक आवर्स में ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो वो अधिभार यानी सरचार्ज लगा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य शुल्क यानी अदर चार्जेस होते हैं जिसमें मीटर का किराया, सेवा शुल्क और अन्य लागू शुल्क शामिल हो सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपने पूरा ट्रांसफार्मर टैरिफ स्ट्रक्चर में समझा। एक तो फिक्स चार्ज होते हैं, ऊर्जा शुल्क एनर्जी चार्जेस, अधिभार यानी सरचार्ज, और चौथा अन्य शुल्क यानी अदर चार्जेस होते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है पावर के घटक यानी किलोवाट, केवी और केवीएआर और पावर फैक्टर। ये सारे ये पावर के मुख्य घटक होते हैं, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। पावर के घटक के रूप में भी पूछा जा सकता है या अलग से केडब्ल्यू, केवीए, केवीएआर क्या होता है इसको समझाइए, इनमें क्या अंतर होता है, या पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी अलग से पूछा जा सकता है।
किलोवाट ये वास्तविक शक्ति यानी रियल पावर है जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे सक्रिय शक्ति यानी एक्टिव पावर भी कहा जाता है। तो किलोवाट क्या है? वास्तविक शक्ति यानी रियल पावर को कहते हैं जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपयोग की जाती है। और इसे दूसरा नाम इसका क्या है? एक्टिव पावर यानी सक्रिय शक्ति। दूसरा होता है किलो वोल्ट एम्पियर यानी केवीए। केवीए का फुल फॉर्म किलो वोल्ट एम्पियर। ये कुल विद्युत शक्ति एपरेंट पावर है जो एक विद्युत प्रणाली में होती है। यह वास्तविक शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर दोनों का संयोजन होता है। तो केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर क्या है? यह कुल विद्युत शक्ति यानी एपरेंट पावर है जो एक विद्युत प्रणाली में होती है। तो ये क्या है? वास्तविक शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर दोनों का संयोजन है। तीसरा है आपका किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, केवीएआर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो यह प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को बनाने के लिए आवश्यक होती है और ये पावर फैक्टर को प्रभावित करती है। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पावर फैक्टर ये एक मापदंड है जो वास्तविक शक्ति और कुल विद्युत शक्ति के अनुपात को दर्शाता है। इसे कोसाइन थीटा के रूप में भी जाना जाता है। पावर फैक्टर जितना अधिक होगा विद्युत प्रणाली उतनी ही अधिक क्या होगी? कुशल होगी। सिंपल फॉर्मूले के द्वारा हम दर्शाना चाहें तो पावर फैक्टर बराबर होता है एक्टिव पावर यानी किलोवाट में बटे एपरेंट पावर केवीए में। तो एक्टिव पावर यानी किलोवाट और स्पष्ट पावर यानी केवीए का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये विद्युत उपयोग की दक्षता को प्रदर्शित करता है। अब पावर फैक्टर में सुधार कैसे कर सकते हैं यानी इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर के लिए कौन से उपाय अपना सकते हैं? पहला है कैपेसिटर बैंक लगाकर। कैपेसिटर बैंक को विद्युत प्रणाली में जोड़ने से प्रतिक्रियाशील शक्ति की मांग कम होती है और पावर फैक्टर सुधरता है। दूसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करके। इसका उपयोग विद्युत प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है जिससे पावर फैक्टर में सुधार होता है। तीसरा है प्रॉपर लोडिंग। मोटरों और अन्य उपकरणों को उचित लोड पर चलाना चाहिए ताकि पावर फैक्टर अच्छा रहे। तो इससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है यदि हम उचित लोड पर उपकरणों को चलाते हैं। अब ये बहुत सारे फैक्ट हैं जो हम यूज करते हैं घरों में, जैसे स्वीकृत लोड क्या होता है, अधिकतम मांग, अनुबंधित मांग और मासिक न्यूनतम शुल्क, कॉन्सेप्ट ऑफ सैंक्शन लोड क्या है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या है और मंथली मिनिमम चार्जेस एमएमसी क्या होता है। स्वीकृत लोड नाम से ही पता चल रहा है कि विद्युत भार जो हम अपने लिए स्वीकृत कराते हैं। जब बिजली के लिए कनेक्शन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो पूछता है आपको 2 किलोवाट का लेना है कि 3 किलोवाट का कि 4 किलोवाट का कि 5 किलोवाट का। यानी जो विद्युत जो हमको कंपनियां होती हैं तो वो हमको उनसे हम स्वीकृत कराते हैं जो लोड कि हमारे घर के लिए 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का कनेक्शन विद्युत कनेक्शन चाहिए, उसको कहते हैं स्वीकृत लोड। नाम से ही पता चल रहा है। तो ये वह अधिकतम विद्युत भार है जो विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को स्वीकृत किया जाता है। जैसे हम घरों में अप्लाई करते हैं तो 5 किलोवाट के लिए अप्लाई किया तो वो कंपनियां हमारा सब देखें कितना लोड है और वो हमको स्वीकृत कर देती हैं, तो वो हमारा हो गया स्वीकृत लोड। तो ये वह अधिकतम विद्युत भार है जो विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को स्वीकृत किया जाता है। दूसरा होता है अधिकतम मांग यानी मैक्सिमम डिमांड। यह वह अधिकतम विद्युत शक्ति है जो एक उपभोक्ता किसी भी समय अंतराल में उपयोग करता है। इसे किलोवाट या किलोवाट एम्पियर में मापा जाता है। यानी मैक्सिमम हमारे घर में जितने उपकरण हैं, यानी हमारे घर में एसी है, कूलर है, जितनी लाइट्स हैं, पंखे हैं, सब हम एक साथ चला दें तो जो मैक्सिमम जो विद्युत शक्ति हम उपयोग करेंगे वो कहलाएगा हमारा मैक्सिमम डिमांड यानी अधिकतम मांग। तो यह वह अधिकतम विद्युत शक्ति है जो एक उपभोक्ता किसी भी समय अंतराल में उपयोग करता है। इसे किलोवाट में या किलो वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। तीसरा होता है अनुबंधित मांग यानी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। ये वह अधिकतम शक्ति है जो उपभोक्ता और विद्युत वितरण कंपनी के बीच अनुबंधित होती है। यानी उपभोक्ता को इस सीमा तक विद्युत शक्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी एक तरीके से एक अनुबंध मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए कि इस लिमिट तक आप लोड या विद्युत शक्ति आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ज़्यादा यदि आप करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारे वो फाइन भी लगाते हैं और उसको जोड़ करके बहुत उसको अधिभार के रूप में आपको उसमें देते हैं और एक तरह से कहना चाहिए पेनल्टी टाइप की लगाते हैं। मासिक न्यूनतम शुल्क। नाम से मासिक मतलब महीने और न्यूनतम मतलब उतना शुल्क तो आना ही आना है। मंथली मिनिमम चार्जेस एमएमसी। आप चाहे एक भी यूनिट ना जलाएं लेकिन मिनिमम चार्ज आपको देना पड़ेगा जितना आपका लोड है घर का। जैसे 4 किलोवाट का कनेक्शन है, 5 किलोवाट का, तो वो उसका एक मंथली जो मिनिमम चार्जेस है वो होता है, वो आपको चुकाना ही पड़ता है। चाहे
बिल्कुल ना जला, और जितना आप जलाते हैं, जितने यूनिट बिजली खर्च करते हैं, उसका अलग से जोड़ करके आपको देना पड़ता है। तो यह एक न्यूनतम शुल्क है जो उपभोक्ता को मासिक आधार पर चुकाना होता है, चाहे उनका वास्तविक उपयोग कितना भी कम हो। यह वितरण कंपनियों के लिए न्यूनतम राजस्व सुनिश्चित करता है, यानी जो वितरण कंपनियां होती हैं उनको उतना मंथली फिक्स चार्ज तो मिनिमम मिलना ही मिलना है। उससे ज़्यादा उपभोक्ता जलाते ही जलाते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा जोड़ करके देना पड़ता है। अब बात आती है जनित्र, यानी ट्रांसफार्मर को हिंदी में जनित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखा होगा, घरों के आसपास खंभों के बीच में विभिन्न जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस हल्का सा समझ करके कॉन्सेप्ट हमको, क्या प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यही सारे इसमें फ्लक्स होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो ये जान लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। मेन जो हमको फोकस करना है कि ट्रांसफार्मर में हम एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर हम सभी जानते हैं कि एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को दो या अधिक सर्किटों के बीच विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से स्थानांतरित करता है। और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो विद्युत शक्ति अनुप्रयोगों में वोल्टेज स्तरों को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी ये जनरली जो अब ट्रांसफार्मर होता है, ये तो वोल्टेज को कम करता है, ये तो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने नाम सुना होगा। तो या तो ये वोल्टेज को बढ़ाता होगा या वोल्टेज को कम करता है। तो इस प्रकार से हम इसको दो उसमें भागों में बांट भी सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, विद्युत शक्ति को लंबी दूरी तक वितरण और संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होता है और ऊर्जा हानियां कम होती हैं। अब ट्रांसफार्मर में हानियां कौन कौन सी होती है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, कुछ ऊपर जो हमने विद्युत वितरण में हानियां पढ़ी थी उसी तरह से होता है। जैसे पहला होता है आपका कोर हानियां, कोर लॉसेस। ये हानियां ट्रांसफार्मर के चुंबकीय कोर में होती हैं और हिस्टेरिसिस और एडी करंट्स के कारण होती हैं। कोर हानियां स्थिर होती हैं और फ्रिक्वेंसी और कोर में अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती हैं। दूसरा ताम्र हानियां, कॉपर लॉसेस, वो भी हमने ऊपर पढ़ी थी। ये हानियां ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण होती हैं। तांबे की हानियां लोड के साथ बदलती हैं और धारा के अनुपात में होती हैं। तीसरा है अन्य हानियां, यानी स्ट्रे लॉसेज, यानी लीकेज फ्लक्स के कारण होती है, जो ट्रांसफार्मर के संरचनात्मक भागों जैसे कि टैंक और कोर क्लैम्प्स में एडी करंट्स को प्रेरित करती हैं। चौथा है डाई इलेक्ट्रिक हानियां, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज। ये हानियां ट्रांसफार्मर की इंसुलेटिंग सामग्रियों में होती हैं और आमतौर पर कोर और तांबे की हानियों की तुलना में बहुत छोटी या कम होती हैं। अब ट्रांसफार्मर का लोडिंग, यानी ट्रांसफार्मर लोडिंग क्या होता है। ट्रांसफार्मर लोडिंग उस समय पर ट्रांसफार्मर द्वारा संभाले जा रहे विद्युत शक्ति की मात्रा को संदर्भित करता है। यानी नाम से ही पता चल, ट्रांसफार्मर लोडिंग यानी ट्रांसफार्मर में लोड कितना पड़ रहा है एक समय पर। तो उचित लोडिंग ट्रांसफार्मर के कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। जब ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाता है, जब फर्जी जैसे लोग कनेक्शन अपना डाल लेते हैं या अवैध रूप से कनेक्शन लगा लेते हैं, ओवरलोडिंग हो जाती है तो ट्रांसफार्मर जल भी जाता है या उसमें कोई अन्य प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर में लोड कितना है या लोड कितना वो लोड संभाल रहा है, उससे वो संदर्भित करता है ट्रांसफार्मर लोडिंग को। तो ट्रांसफार्मर को हमेशा ओवरलोड करने से अत्यधिक ऊष्मा, आयु में कमी और संभावित विफलता हो सकती है। जैसे मैंने बताया, जल गया, कोई और प्रॉब्लम, आग भी लग जाती है। दूसरी ओर अंडरलोडिंग से अक्षमता और ऊर्जा हानियों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर के प्रदर्शन और आयु को अधिकतम करने के लिए इष्टतम लोडिंग स्थितियों को बनाए रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की बचत के सुझाव। अब बात टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, कैसे हम ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं उसके बारे में बात करना है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता में सुधार करने और ऊर्जा हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर हमें विचार करना चाहिए। एक तो उचित आकार का, जितना लोड हो उसी साइज का ट्रांसफार्मर रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि ट्रांसफार्मर का आकार उनके लोड के अनुसार उचित हो। ओवरसाइज्ड ट्रांसफार्मर अनावश्यक हानियों का कारण बन सकते हैं। दूसरा है नियमित रखरखाव, यानी रेगुलर मेंटेनेंस। ढीले कनेक्शन, इंसुलेशन की गिरावट और तेल की गुणवत्ता जैसी किसी भी समस्या को पहचानने और सुधारने के लिए नियमित रखरखाव जरूरी है। तीसरा, कम हानि वाली सामग्री का उपयोग, यानी यूज ऑफ लो लॉस मटेरियल्स। कोर और वाइंडिंग्स के लिए कम हानियों वाली सामग्रियों का उपयोग करें, जैसे कि अमोर्फस स्टील कोर और उच्च चालकता वाले तांबे। चौथा, लोड प्रबंधन, यानी लोड मैनेजमेंट। लोड को प्रबंधित करें, यानी मैनेज करें, ताकि शिखरों से बचा जाए, पीक्स से बचा जा सके और सभी चरणों में संतुलित लोडिंग सुनिश्चित की जा सके, जिससे हानियां न्यूनतम हो सकें। और बेहतर कूलिंग, ट्रांसफार्मर में कूलिंग बहुत जरूरी है। फिन्स लगी होती है कूलिंग के लिए। ऑपरेटिंग तापमान को कम करने के लिए शीतलन के तरीकों में सुधार करें, जिससे तांबे और कोर हानियां कम हो सकें।
तो इस प्रकार से ये 5 प्रमुख लॉसेस हैं जो 5 ये मेन हेडिंग्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी की बचत कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की बचत की ये 5 मुख्य टिप्स हैं। पहला है, एक तो उचित आकार का ट्रांसफार्मर यूज करना चाहिए, नियमित रखरखाव करना चाहिए। तीसरा, कम हानि वाली सामग्री का उपयोग करना चाहिए। लोड प्रबंधन उचित तरीके से करना चाहिए, नहीं संतुलित लोड उस पर रखना चाहिए। तो उच्च लोड, बहुत हाई एक्स्ट्रा लोड भी नहीं डालना चाहिए, और न्यूनतम लोड से भी सीमा जो लिमिट है उससे कम नहीं करना चाहिए, और बेहतर कूलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उससे जो ताम्र और जो कोर हानियाँ होती हैं उसको कम किया जा सके, और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसमें एनर्जी सेविंग कर सकते हैं या ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और उसकी दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं। अब बात आती है विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर की। विद्युत मोटर आप सभी ने देखी हुई, ये एसी मोटर है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं डीसी मोटर है। तो मोटर्स क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को आप बिजली देते हैं ना, और वो मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो मोटर्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण हैं। विभिन्न प्रकार के मोटर्स विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए यूज किए जाते हैं। अब कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ मोटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। एक तो डीसी मोटर्स होते हैं, ऊपर देखा, तो ये मोटर प्रत्यक्ष धारा डायरेक्ट करंट पर चलती हैं और इनमें उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है। इन्हें गति नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरे होते हैं आपके एसी मोटर्स। ये मोटर्स प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट पर चलती हैं और 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित होती हैं। एसी मोटर के 2 प्रकार होते हैं, एक तो कहलाते हैं सिंक्रोनस मोटर्स, दूसरे कहलाते हैं इंडक्शन मोटर्स। सिंक्रोनस मोटर्स क्या होते हैं, ये मोटर्स निश्चित गति पर चलती हैं और अधिक सटीक नियंत्रण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं। इंडक्शन मोटर्स क्या होती हैं, ये मोटर्स असिंक्रोनस गति पर चलती हैं और इनका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ये टिकाऊ और कम रखरखाव वाली होती हैं। तो आपने एसी मोटर्स को पढ़ा। एसी मोटर्स के 2 प्रकार हैं, जो सिंक्रोनस मोटर्स है पहले, और दूसरा इंडक्शन मोटर्स कहलाते हैं। तीसरा होते हैं आपका स्टेपर मोटर्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये मोटर डिजाइन किए गए चरणों में घूमते हैं, स्टेप्स में, और इनका उपयोग सटीक स्थिति नियंत्रण के लिए किया जाता है। चौथा, सर्वो मोटर्स भी होती है। ये मोटर्स उच्च दक्षता और सटीकता के साथ स्थिति और गति नियंत्रण प्रदान करती हैं। इंडक्शन मोटर्स में हानियाँ, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर्स, ये आपके सिलेबस में दिया है। इंडक्शन मोटर्स में विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं जो उनकी दक्षता को प्रभावित करती हैं, जैसे स्टेटर हानियाँ यानी स्टेटर लॉसेस। ये हानियाँ स्टेटर वाइंडिंग्स में प्रतिरोध के कारण होती हैं और इन्हें कॉपर हानियाँ भी कहा जाता है, जो ऊपर हम पढ़ रहे थे। दूसरा, रोटर हानियाँ, रोटर लॉसेस। ये हानियाँ रोटर वाइंडिंग्स या कंडक्टर्स में प्रतिरोध के कारण होती हैं। तीसरा, कोर हानियाँ। ये हानियाँ लोहे के कोर में होती हैं और मुख्य रूप से हिस्टेरिसिस और एडी करंट्स के कारण होती है। ये सभी देखिए नाम बस बदला लग रहा है, बाकी वही ताम्र हानियाँ, लौह हानियाँ, कोर हानियाँ, वही सब जो ऊपर हम पढ़े थे वही सब उस तरीके। तो स्टेटर में हानियाँ होती है, स्टेटर हानियाँ कहने लगे, कॉपर हानियाँ भी जिसको कहते हैं। रोटर में हो रही हैं तो रोटर हानियाँ, तो रोटर वाइंडिंग से कंडक्टर्स में प्रतिरोध के कारण होती हैं। कोर हानियाँ जो कि हिस्टेरिसिस और एडी करंट्स के कारण होती हैं। चौथा, फ्रिक्शन और विंडेज हानियाँ, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। घूर्णन भागों में घर्षण और हवा के प्रतिरोध के कारण होती हैं। असमानता हानि यानी स्ट्रे लोड लॉस, ये हानि मोटर में लोड की असमानता के कारण, यानी लोड कम ज़्यादा होता है, तो ये हानियाँ इस प्रकार की होती हैं। अब ऊर्जा दक्ष मोटर्स की विशेषताएं, तो एनर्जी इफिशिएंट की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक तो ये एनर्जी ऊर्जा दक्ष मोटर्स होती हैं वो उच्च दक्षता होती है यानी हाई इफिशिएंसी। ये मोटर्स उच्च ऊर्जा रूपांतरण दर के साथ डिजाइन किए जाते हैं जिससे ऊर्जा हानियाँ कम होती हैं। बेहतर सामग्री यानी इम्प्रूव्ड मटेरियल्स इनमें होता है। इन मोटर्स में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे कि उच्च ग्रेड स्टील और बेहतर इंसुलेशन। तीसरा, उन्नत डिजाइन यानी एडवांस डिजाइन। ऊर्जा दक्ष मोटर्स में बेहतर वाइंडिंग्स और कोर डिजाइन होते हैं जो ऊर्जा हानियों को न्यूनतम करते हैं। चौथा है कम तापमान वृद्धि यानी लोअर टेम्परेचर राइज। ये मोटर्स कम गर्म होते हैं जिससे इनका जीवन काल बढ़ता है और रखरखाव की आवश्यकताएं कम होती हैं। पांचवा है आपका बेहतर लोड हैंडलिंग, बेटर लोड हैंडलिंग यानी ऊर्जा दक्ष मोटर्स विभिन्न लोड स्थितियों में उच्च प्रदर्शन प्रदान करते हैं जिससे वे अधिक विश्वसनीय होते हैं। कम शोर और कंपन यानी रिड्यूस्ड नॉइज एंड वाइब्रेशन। ये मोटर्स ऑपरेशन के दौरान कम शोर और कंपन उत्पन्न करते हैं जिससे वे अधिक सुगम होते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 मुख्य विशेषताएं, चाहे उनको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, ऊर्जा दक्ष मोटर्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। ऊर्जा दक्षता, हाई इफिशिएंसी होती है, बेहतर सामग्री का उपयोग किया जाता है, इम्प्रूव्ड मटेरियल्स का, उन्नत डिजाइन होती है यानी एडवांस डिजाइन, कम तापमान वृद्धि यानी टेम्परेचर राइज कम होता है जिससे उनका जीवन काल बढ़ता है और रखरखाव की आवश्यकताएं भी कम होती हैं। बेहतर लोड हैंडलिंग, बेटर लोड हैंडलिंग, और छठा है कम शोर और कंपन यानी नॉइज और वाइब्रेशन इनमें कम होता है।
अब बात आती है मोटर लोडिंग का अनुमान यानी एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग। तो मोटर लोडिंग का अनुमान मोटर की वर्तमान खपत और इसकी रेटेड क्षमता के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तो मोटर लोडिंग की सही जानकारी और मोटर की दक्षता को अनुकूलित करने और ऊर्जा हानियों को कम करने के लिए आवश्यकता होती है। इसमें निम्नलिखित तरीकों से मापा जा सकता है। एक तो इनपुट पावर विधि, इस विधि में मोटर की इनपुट पावर को मापा जाता है और फिर इस मोटर को रेटेड पावर से विभाजित करके लोडिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा होता है आउटपुट पावर विधि। आउटपुट पावर मेथड, इस विधि में मोटर की आउटपुट पावर को मापा जाता है और इसे मोटर की रेटेड पावर से तुलना की जाती है। तीसरा करंट मापन विधि यानी करंट मेजरमेंट मेथड, इसमें मोटर के करंट को मापा जाता है और इसे रेटेड करंट से तुलना करके लोडिंग का अनुमान लगाया जाता है। अगला है लोडिंग के साथ दक्षता और पावर फैक्टर में परिवर्तन यानी वेरिएशन इन इफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर विद लोडिंग। तो मोटर की दक्षता और पावर फैक्टर लोडिंग के साथ बदलते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, दक्षता में परिवर्तन यानी वेरिएशन इन इफिशिएंसी। कम लोड पर मोटर की दक्षता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि स्थायी हानियाँ जैसे कोर हानियाँ लोड की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मध्यम लोड पर एट मीडियम लोड में क्या मोटर की दक्षता सबसे अधिक होती है, क्योंकि स्थायी और चलने वाली हानियों का संतुलन होता है। अधिक लोड पर क्या होता है? हाई स्पीड पर दक्षता फिर से घटने लगती है, क्योंकि चलने वाली हानियाँ जैसे कि तांबे की हानियाँ अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला है पावर फैक्टर में परिवर्तन कैसे होता है? वेरिएशन इन पावर फैक्टर। कम लोड पर पावर फैक्टर कम होता है, क्योंकि मोटर में इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रभाव अधिक होता है। मध्यम लोड पर एट मीडियम स्पीड में क्या होता है? पावर फैक्टर सुधारता है और अपने उच्चतम स्तर पर होता है। और अधिक लोड पर एट हाई स्पीड पावर फैक्टर थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये अभी भी कम लोड की तुलना में बेहतर होता है। अब बात आती है मोटर्स में ऊर्जा बचत के सुझाव यानी टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग्स इन मोटर्स। मोटर्स की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और ऊर्जा हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है। एक तो उचित आकार का चयन यानी प्रॉपर साइजिंग, यानी जितनी ज़रूरत हो उसी साइज का मोटर, छोटा, मीडियम या हाई मोटर का यूज करना चाहिए लोड के अनुसार। तो मोटर का आकार लोड के अनुसार सही होना चाहिए। ओवर साइज्ड मोटर ऊर्जा की बर्बादी कर सकते हैं। दूसरा होता है नियमित रखरखाव यानी रेगुलर मेंटेनेंस। मोटर की स्थिति को बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव आवश्यक है। इसमें बेरिंग्स की जांच, वाइंडिंग्स की सफाई और लुब्रिकेशन शामिल है। तीसरा है उच्च दक्षता वाली मोटर्स का उपयोग यानी यूज ऑफ हाई इफिशिएंसी मोटर्स। उच्च दक्षता वाली मोटर्स यानी IE3, IE4 का उपयोग करें जो कम ऊर्जा खपत करती हैं। चौथा, लोड प्रबंधन यानी लोड मैनेजमेंट। मोटर पर उचित लोड बनाए रखें और अत्यधिक लोडिंग से बचना चाहिए। पाँचवा है आपका वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स VSD का प्रयोग हमको करना चाहिए। पावर फैक्टर में सुधार यानी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर सुधार उपकरणों का उपयोग करें जैसे कि कैपेसिटर बैंक, ताकि मोटर की पावर फैक्टर सुधारी जा सके। सातवां है आपका ऊर्जा ऑडिट। समय समय पर ऊर्जा ऑडिट कराएं ताकि मोटर की ऊर्जा खपत और संभावित सुधार क्षेत्रों की पहचान की जा सके। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों को देखा। ये सारे जो पॉइंट्स आपको मिले हैं मोटर्स में ऊर्जा बचत के सुझाव, ये जो और दूसरे टॉपिक्स में हम ऊर्जा बचत सुझावों की बात कर रहे थे वो बिल्कुल सेम उसी तरीके के हैं। यानी उचित आकार का चयन, प्रॉपर साइजिंग, नियमित रखरखाव यानी रेगुलर मेंटेनेंस, उच्च दक्षता वाली मोटर्स का उपयोग, लोड प्रबंधन, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स का उपयोग, पावर फैक्टर में सुधार और ऊर्जा ऑडिट, ये 7 हैं जो कि किसी भी मोटर की जो विद्युत मोटर्स होती हैं उनकी ऊर्जा की बचत करने में और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो ये टिप्स हैं एनर्जी सेविंग इन मोटर्स में, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो इस प्रकार सिलेबस के अनुसार हमने पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इनको सिर्फ परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से आपको नहीं समझना है, बल्कि एक समझ पैदा करने के लिए, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से सभी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपको उसको समझना है, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाए रखना है, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये चीज़ें हमारे काम जरूर आती हैं और एनर्जी सेविंग पर हमको विशेष फोकस करना है। तो परीक्षाओं हेतु आप सभी को शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।